डियर फ्रेंड, देखिए कल हम लोग पढ़ रहे थे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में हम लोग देखे थे यूनिट स्टेप इनपुट के लिए रिस्पॉन्स कितना होगा, उसके लिए स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू कितना होगा, एरर सिग्नल कितना होगा। तो उसी सिस्टम में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के जनरल फॉर्म जो निकाले थे उसी में आज हम देखेंगे रैंप सिग्नल के लिए। रैंप नहीं, पहले पाराबोलिक के लिए देख लेते हैं। पाराबोलिक नहीं, चलिए रैंप के लिए ही देखते हैं। यूनिट रैंप रिस्पॉन्स, यूनिट रैंप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। यानी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो रिस्पॉन्स था उसी में हमको यूनिट रैंप के लिए निकालना है। दैट मीन्स यूनिट रैंप अगर जो इनपुट दिया जाए उस सिग्नल में तो रिस्पॉन्स कितना होगा, एरर सिग्नल कितना होगा और स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू कितना होगा, वो दोनों निकालना है। तो कल हम जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का आउटपुट जो लाए थे वो था 1/1 + ST इंटू RS, ये था। अब इसमें रैंप के लिए RT का वैल्यू जो होता है, रैंप सिग्नल के लिए RT का वैल्यू T होता है। तो RS का वैल्यू, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, T का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो 1/s² होगा। तो 1/s², अब ये RS का वैल्यू इसमें पुट करना है और पुट करके हमको फिर CT का वैल्यू निकालना है, यानी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म में है उसको टाइम रिस्पॉन्स में निकालना है। तो इसमें पुट करेंगे RS का वैल्यू, तो 1/1 + ST इंटू RS के जगह पर 1/s² रख दिए, यानी कि पूरा का सिग्नल हो गया 1/s² इंटू 1 + ST। ये CS बराबर आ गया, यानी आउटपुट का आउटपुट है फ्रीक्वेंसी का फंक्शन में। जब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में इनपुट के रूप में हम रैंप सिग्नल देंगे। यूनिट रैंप में RT का वैल्यू T होता है और RS का वैल्यू, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो 1/s² होता है। तो अब यहाँ से हमको निकालना है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ करके निकालेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन इसका अगर जो हम लिखें तो लिखाएगा कितना, a/s² प्लस b/s, यहाँ स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर का लिखें और बेस के लिए एक लिखें, और प्लस c/1 + ST। तीन फॉर्म में तीनों को कांस्टेंट करके लिख दिए हैं। ये आया है 1/s² इंटू 1 + ST के जगह पर पार्शियल फ्रैक्शन लिखा गया है। पार्शियल फ्रैक्शन में इसमें बताए थे कि पहले हायर ऑर्डर को लिखना है, फिर उसके बाद बेस को लिखना है और बाकी जो बचेगा उसको लिखना है। तो इस तरह से लिख दिए हम। अब पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के बाद A, B और C का वैल्यू निकालना है। तो A, B और C का वैल्यू कैसे निकलेगा, जैसे सारा का लाप्लास इन्वर्स निकालने का मेथड है वैसे ही हमको निकालना है इसमें भी। तो हम A का वैल्यू निकालेंगे यदि, तो A का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, A = नोमरेटर में जो टर्म रहता है उसको ऐसे ही लिखते हैं और डिनोमिनेटर में जो A के नीचे है उसको छोड़ देते हैं। बाकी जो बचा क्या बचेगा, 1 + ST एट। अब S बराबर
तो इसके सामने नीचे जो रहता है इतना बराबर 0 पुट करते हैं, यानी एस स्क्वायर बराबर 0 पुट करेंगे तो एस का वैल्यू भी 0 आएगा। अब जब एस का वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो 1/1 आएगा, यानी ए का वैल्यू 1 आ गया। फिर उसी तरह से अब बी का वैल्यू निकालना है। तो ये ध्यान रखना है कि बी जो लिखे हैं, बी का वैल्यू फिर निकालेंगे कंपेरिजन करके, तो ये फिर वही चीज़ आ जाएगा। तो हम बी लिखे हैं ऐसा, जब स्क्वायर के फॉर्म में रहता है 2 को डबल लिखते हैं, तो बी लिखे हैं किसके बदले में, ए के बदले, ए के डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर था, उसके लिए एक कोफिशिएंट लिखे हैं हम बी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, रूल है कि बी जिसके बदले में लिखे हैं उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी जितना 2 पावर है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 3 पावर रहता तो 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो बी को लिखे हैं ए के बदले में, तो ए का वैल्यू कितना आया था 1/1 प्लस एस टी। अब इसी को डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एस के रिस्पेक्ट में। अब उसमें पुट करना है एट एस इक्वल टू 0। एस का वैल्यू यहाँ जो डिनोमिनेटर में रहेगा उतना बराबर 0 पुट करना है। तो सबसे पहले हमको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट होगा u बाई वी पर। तो देखिए इधर साइड में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट u बाई वी पर क्या होता है, v का स्क्वायर यानी 1 प्लस एस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और v को यहाँ रखते हैं यानी 1 प्लस एस टी रखें। u का डिफरेंशिएशन u 1 है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, फिर बीच में माइनस होता है। अगली बार u को रख करके v का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो v का 1 का 0, और एस टी में t कांस्टेंट होगा और s का हो जाएगा 1। ये डिफरेंशिएशन कर दिया गया, और इसमें वैल्यू निकालना है एट एस इक्वल टू 0। अभी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा माइनस टी, यानी कि बचेगा माइनस टी अपॉन 1 प्लस एस टी का होल स्क्वायर एट एस इक्वल टू 0। इसमें एस का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी 1 का स्क्वायर 1, यानी बी का वैल्यू आ जाएगा बी इक्वल टू माइनस ऑफ टी। बी का वैल्यू माइनस टी आ गया। ठीक उसी प्रकार से अब सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाएगा, बी इक्वल टू माइनस टी आ गया, ए इक्वल टू 1 आया है, सी इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे। तो सी इसके लिए है तो नोमरेटर वाला टर्म को ऐसे ही लिखेंगे, और जो इसके नीचे है छोड़ देंगे तो बचेगा एस स्क्वायर। तो 1/एस स्क्वायर एट एस बराबर, तो इतना बराबर 0 पुट करेंगे तो एस का वैल्यू आएगा -1 अपॉन टी। इसमें जब -1 अपॉन टी पुट करेंगे तो 1/-1 अपॉन टी का स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर आ जाएगा, यानी सी का वैल्यू टी स्क्वायर आ गया। अब फिर से जो सी एस का वैल्यू है वो रखिए, तो सी एस का वैल्यू क्या आएगा, सी एस इक्वल टू ए का वैल्यू 1 था तो 1/एस स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू माइनस टी है तो माइनस टी बाई एस और प्लस सी, तो सी का वैल्यू है टी स्क्वायर बाई 1 प्लस एस टी। ये जो फंक्शन था उसके फॉर्म में हम लिख दिए इसको। अब इसका लप्लास इन्वर्स हमको निकालना है, तो लप्लास इन्वर्स निकालने के लिए क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि लप्लास इन्वर्स यदि हम निकालते हैं तो जो फंक्शन होना चाहिए वो 1/1 प्लस एस टी के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1/1 प्लस 1/एस प्लस ए के फॉर्म में होना चाहिए। तो एस प्लस ए के फॉर्म में नहीं है, बल्कि एस के साथ एस का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 1/एस स्क्वायर को ऐसे ही रखें माइनस टी बाई एस और प्लस टी स्क्वायर, इसमें से टी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/टी और प्लस एस, यानी एस प्लस ए के फॉर्म में रखने के लिए टी से टी एक कैंसिल हो गया, यानी हुआ पूरा 1/एस स्क्वायर माइनस टी बाई एस प्लस टी बाई एस प्लस 1/टी। अब ये एस प्लस ए के फॉर्म में आ गया, सी एस इक्वल टू। अब इसका लप्लास इन्वर्स निकालेंगे
टेकिंग लाप्लास इन्वर्स, लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो सी एस का हो जाएगा सी टी, और सी टी इज इक्वल टू इसका 1/s² का टी होता है, टी माइनस इसमें टी कांस्टेंट बाहर 1/s का 1 होता है, तो सिर्फ 1 लिखें या ना लिखें बात बराबर है, टी प्लस टी कांस्टेंट और 1/s प्लस ए का होता है e⁻⁻ तो e⁻⁻a के जगह पर 1/t इंटू टी। तो ये फाइनल हमारा जो सी टी का वैल्यू आ गया, यानी टाइम रिस्पॉन्स आउटपुट का वैल्यू, वो टी माइनस इसमें से यदि माइनस टी हम कॉमन ले लें तो बचेगा 1 - e⁻⁻1/t इंटू टी। ये सी टी का वैल्यू आ गया। किन्हीं को दिक्कत है तो इन्वर्स निकालने का जो रूल पढ़े हैं उसके अनुसार निकालिए। ये सी टी का वैल्यू निकाल दिया गया पूरा। अब हमको इसमें जो रिस्पॉन्स आया, टाइम रिस्पॉन्स यूनिट रैंप के लिए, उसके उसी इक्वेशन में अलग अलग टी का वैल्यू रख करके, और हम फिर से उसी तरह से चेक करेंगे बहुत सा, और ग्राफ ड्रा करेंगे। तो टी का वैल्यू इसमें रखिए, जब टी का वैल्यू हम 2t रखें तब सी टी का वैल्यू कितना होगा, टी का वैल्यू 4t रखें, 6t रखें, 8t रखें, 10t रखें, ऐसे बहुत सा वैल्यू आप रख सकते हैं और रख के निकाल सकते हैं। तो देखिए उसका एनालिसिस करते हैं कि यदि टाइम का वैल्यू अलग अलग टाइम के लिए रिस्पॉन्स यानी आउटपुट कितना होगा, तो डिफरेंट टाइम के लिए आउटपुट हमको निकालना है। तो सबसे पहले अब हमको रखना है सिर्फ सी टी का वैल्यू, तो ये सी टी का वैल्यू हम यहाँ भी रहने देते हैं। अब हम निकाल रहे हैं कि एट टी इज इक्वल टू 2t, यानी टाइम का वैल्यू जब टाइम कांस्टेंट का दुगना हो तब सी टी का वैल्यू कितना होगा। तो सी टी इज इक्वल टू, इसमें रखिए टी के जगह पर रखेंगे 2t माइनस टी इंटू 1 - e⁻⁻1/t, और इंटू टी के जगह पर रखेंगे यहाँ 2t। तो ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2t माइनस, इसको गुना कर देते हैं, दोनों के साथ गुना कर देते हैं, तो -t और माइनस माइनस प्लस e के पावर माइनस कितना हो जाएगा, -2 सिर्फ आएगा, e के पावर -2। अब 2t में से एक t जाएगा तो बचेगा t और प्लस e के पावर -2। अब e के पावर -2 का वैल्यू निकालिएगा। e के पावर -2 का जो भी वैल्यू होता है, तो इसका पूरा का वैल्यू अगर जो हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा, या फिर इसको t के फॉर्म में ही रहने दीजिए, डायरेक्ट यहीं से गुना करके इतना कम्प्लेक्स क्यों करना है। इसको रखें हम 2t माइनस टी इंटू 1 माइनस, अगर जो e के पावर -2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये आता है, कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिएगा, 0.864 आता है। तो यदि 2t में से 0.864t घटाएंगे तो ये आएगा 1.136t आएगा, यानी सी टी का वैल्यू जो आया ये 1.136 आया। अब इसी तरह से हम वैल्यू और निकालते जाएंगे, जो देखना है टी का वैल्यू। अब जब हम टी का वैल्यू रखें 4t, टी का वैल्यू 4t, अब ज़रूरत हो तो 3t भी रख सकते हैं, जितना भी रख सकते हैं, तो हम दो का गैपिंग लिए हैं, 4t रखें। तो अब सी टी का वैल्यू कितना होगा, तो सी टी का वैल्यू यहाँ टी के जगह पर 4t माइनस टी इंटू 1 माइनस e के पावर -1/t इंटू 4t, टी के जगह पर रख दिया, फिर ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया, यानी बचेगा 4t माइनस टी इंटू 1 माइनस e के पावर -4। अब इसका वैल्यू फिर से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3.018
क्या आ जाएगा 3.0184 इंटू टी, ये वैल्यू आएगा कैलकुलेटर में सोल्व करने के बाद। इसका वैल्यू जो है सो रख दीजिए और इसमें 1 में से घटा के जो आएगा उसमें इससे गुना कीजिए और फिर घटाइए, टी के फॉर्म में ही रहेगा, या फिर टी को कॉमन ले सकते हैं, जैसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आएगा 3.0184 टी आ गया। फिर इसी तरह से यदि और हम टी का वैल्यू लें, यदि टी इक्वल टू 60 रखें तब सी टी का वैल्यू कितना होगा, तो 60 माइनस टी इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस 1 बाई टी इंटू टी के जगह पर 60 रखेंगे, फिर ये टी से टी कैंसिल आउट होगा, यानी कि 60 माइनस टी इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस 6। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 5.0025, इसका वैल्यू आएगा 5.0025 इंटू टी, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगा। इसी तरह से और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 60, 8t, 10t, जो भी वैल्यू है और हम कैलकुलेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। 6t तक रखें। यदि t का वैल्यू यानी हमको देखना है कि जो इसमें इनपुट दिए हैं उसके वैल्यू, इनपुट दिया गया है t, तो उसके नज़दीक 1t के नज़दीक आता है या नहीं। तो t का वैल्यू जब हम रखें 60 रखे हैं, 8t रखें, तो 8t रखने पर ct का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ 8t माइनस टी इंटू 1 माइनस ए के पावर माइनस 1 बाई टी इंटू टी के जगह पर 8t रखना है, फिर ये से कैंसिल आउट होगा, यानी 8t माइनस टी इंटू 1 माइनस ए के पावर माइनस 8। और इसका वैल्यू जब निकालेंगे कैलकुलेटर में रख करके तो आता है 7.0004, 7.0004 टी। सिमिलरली यदि t इक्वल टू 10t लेते हैं तो सी टी इक्वल टू क्या आएगा, तो सी टी इक्वल टू 10t माइनस टी इंटू 1 माइनस ए के पावर माइनस 1 बाई टी इंटू 10t, फिर टी से टी कैंसिल आउट होगा और इसका वैल्यू निकालिएगा तो आएगा 9.0001 टी। तो अब देखिए इस तरह से हमको पता क्या चल रहा है कि धीरे धीरे टाइम का वैल्यू यदि बढ़ते जा रहा है तो रिस्पॉन्स भी और हमको बड़ा मिल रहा है वैल्यू। सबसे पहले वैल्यू 1.136 मिला था, फिर 3 मिला, उसके बाद हमको 5 मिला, फिर 7 मिला और फिर 9 मिला। यानी जब जैसे जैसे टाइम का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि वैल्यू भी जो है वो बढ़ते जा रहा है टाइम का वैल्यू बढ़ने से। यानी जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे सारे पॉइंट को लेकर के, सारे पॉइंट को एज्यूम करके, और हम यदि ग्राफ पर प्लॉट करें तो टाइम के वेरिएशन को इसमें दिखाना है हमको। तो सपोज दैट ये एक्सिस लिए जिसमें टी का वैल्यू इधर है और इस पर है सी टी का वैल्यू यानी आउटपुट का वैल्यू। तो हम इसमें रिस्पॉन्स जो दिए हैं, इनपुट जो दिए हैं वो कौन सा दिए हैं, रैंप। और रैंप ऐसा फंक्शन है जो 0 से स्टार्ट हो करके और लीनियरली बढ़ते जाता है, यही रैंप फंक्शन का डेफिनेशन है। तो इसमें इनपुट दिया गया है जिसको आर टी लिख रहे हैं, रेफरेंस इनपुट को। और जब आउटपुट का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से जाएगा, पैराबोलिक टाइप पर बढ़ते हुए ऐसे वैल्यू बढ़ेगा और फिर आगे जा कर के लगभग पैरेलल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग है। जैसे t इक्वल टू 2t पर वैल्यू था, t इक्वल टू जब 2t रखें तो इसका वैल्यू आया था 1.136 इंटू टी, टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में रहेगा। फिर t इक्वल टू रखे थे हम 4t, तो 4t पर भी वैल्यू कुछ मिला था हमको। 4t पर कितना वैल्यू मिला था, 4t पर 3.0184 ये मिला था, 3.0184 इंटू टी। फिर आगे वैल्यू लिए थे हम t इक्वल टू 60,
तो 6t पर वैल्यू पर जो y का मान यानी ct का मान मिला था वो था 5.0025t। फिर और वैल्यू लिए थे 6t के बाद क्या लिए थे 8t लिए थे। तो 8t यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि यहाँ टाइम कांस्टेंट t की वैल्यू 8t है। तो उसके कोरोस्पोंडिंग y का वैल्यू ct का वैल्यू मिला था वो हमको मिला था 7.004t। और एक और वैल्यू लिए थे t = 10t। तो t = यहाँ 10t के पर वैल्यू जो होगा तो 10t पर हमको वैल्यू मिला 9.0001t। तो ये ग्राफ पर हम प्लॉट कर दिए जो भी पॉइंट मिला अलग अलग टाइम का वैल्यू के लिए हमको ct का वैल्यू यानी रिस्पांस का वैल्यू मिला वो हम लिख दिए। अब देखिए कि हम इनपुट दिए थे कांस्टेंट वैल्यू के 0 से और स्टार्ट हो करके और ये लीनियरली बढ़ते जाता है, लेकिन आउटपुट हमको कुछ पैराबोलिक मिला। तो इनपुट और आउटपुट यानी रेफरेंस ये वाला जो ग्राफ है ये ct का ग्राफ है। तो रेफरेंस इनपुट और आउटपुट के बीच जो डिफरेंस रहता है, सपोज दैट ये डिफरेंस इतना है, इसी को बोलते हैं हम एरर सिग्नल। तो ये हमारा ET हो गया यानी रेफरेंस इनपुट और आउटपुट। यदि रेफरेंस इनपुट के जैसा ही हमको आउटपुट मिल जाता तो कहते कि कोई एरर नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि इनपुट और आउटपुट के बीच ग्राफ जब प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर तो कुछ डिफरेंस रहेगा, उसी को बोलेंगे हम एरर सिग्नल। तो अब हम एरर सिग्नल निकालते हैं कि एरर रिस्पॉन्स कितना है। तो एरर सिग्नल निकालेंगे, एरर रिस्पॉन्स। तो एरर रिस्पॉन्स ET बराबर होता है रेफरेंस इनपुट माइनस आउटपुट, ये एरर का होता है। तो रेफरेंस इनपुट जो है हम दिए हैं इसमें t, रैंप सिग्नल का वैल्यू t, और माइनस आउटपुट का वैल्यू क्या आया। तो आउटपुट का वैल्यू जो आया वो है t माइनस t इंटू 1 माइनस e⁻⁻1/t इंटू t स्मॉल t। ये वैल्यू आया है आउटपुट का वैल्यू ct का वैल्यू। अब यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो आएगा t, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस t प्लस t इंटू 1 माइनस e⁻⁻1/t इंटू t। अब ये माइनस t प्लस t कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बचेगा कितना। तो फाइनल जो बचा आउटपुट एरर का वैल्यू ET बराबर हो गया t इंटू 1 माइनस e⁻⁻1/t इंटू t। ये एरर बच गया इसमें। अब हमको एरर सिग्नल निकाल दिया रेफरेंस इनपुट माइनस आउटपुट करके। अब हमको स्टेडी स्टेट एरर निकालना है। तो स्टेडी स्टेट एरर हम लोग क्या जानते हैं, स्टेडी स्टेट एरर हम लोग जानते हैं कि एरर का वह वैल्यू जब टाइम का वैल्यू इन्फानाइट हो, यानी ESS स्टेडी स्टेट एरर बराबर लिमिट t टेंस टू इन्फानाइट एरर सिग्नल। यानी एरर सिग्नल में यदि टाइम का वैल्यू इन्फानाइट रखें उस समय जो एरर होता है उसको स्टेडी स्टेट एरर कहते हैं। तो इसी में सोल्व करेंगे हम लिमिट t टेंस टू इन्फानाइट और एरर सिग्नल का वैल्यू आया है t इंटू 1 माइनस e⁻⁻1/t इंटू t। अब इसमें जब हम स्मॉल t के जगह पर रखेंगे इन्फानाइट वैल्यू, तो इन्फानाइट रखने के बाद देखिए जब इन्फानाइट रखेंगे तो e⁻∞ होगा। तो e⁻∞ का वैल्यू 0 और यानी कि 1 माइनस 0 यानी 1 बचेगा, यानी पूरा कहें तो हमको ESS स्टेडी स्टेट एरर बराबर फाइनली t बच जाएगा। यानी t जो आया, ये जो वैल्यू t आया ये एक फाइनाइट वैल्यू है, यानी एक निश्चित वैल्यू है, यानी टाइम कांस्टेंट जितना होगा उतना ही स्टेडी स्टेट
एरर आएगा। फाइनाइट एक निश्चित वैल्यू है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट एरर आया है। तो एरर एक फाइनाइट वैल्यू आया है इसमें। और उसमें जब निकाले थे स्टेप इनपुट वाला में, स्टेप इनपुट वाला में एरर रिस्पॉन्स आया था कुछ, लेकिन स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू 0 आया था। यानी स्टेडी स्टेट में सिस्टम जब पहुंच जाता है तो रेफरेंस इनपुट और आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ही स्टेडी स्टेट एरर में पहुंचेगा तो एक फाइनाइट डिफरेंस रहेगा, एरर रहेगा सिग्नल के बीच, इनपुट और आउटपुट के बीच में, यही शो कर रहा है। तो ये इस तरह का हम बनाए। स्टेप इनपुट के लिए पहले बनाए थे, उसके बाद रैंप के लिए बनाए, और फिर वही सिस्टम में आप पाराबोलिक के लिए भी रख करके, फर्स्ट ऑर्डर का जनरल फॉर्म है उसमें पाराबोलिक के लिए इनपुट आर एस का वैल्यू रखिएगा, और फिर आप इम्पल्स के लिए भी निकाल सकते हैं। तो पाराबोलिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। फ़िलहाल आप लोग इसको 2-3 बार मतलब रिव्यू करके देख लीजिएगा ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू।